नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी सेहत सुधारने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट या विटामिन की गोलियों का सहारा ले रहे हैं? आजकल इनका चलन तेज़ी से बढ़ रहा है और कई डॉक्टर भी नेचुरल सोर्स की बजाय सप्लीमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये प्रोटीन पाउडर और विटामिन की गोलियां आपकी सेहत को बनाने की बजाय बिगाड़ भी सकती हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट लेना कितना सही है। जानेंगे कैसे प्रोटीन के नाम पर आप अनजाने में अपनी सेहत से समझौता भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने सोमवार देर रात सेक्टर 63 की एक फैक्ट्री से फेक प्रोटीन की एक बड़ी खेप पकड़ी। दरअसल दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उन्होंने इस ब्रांड की प्रोटीन ऑनलाइन खरीदी थी और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें लिवर इन्फेक्शन के साथ ही स्किन की बीमारियां हो गई। ये तो हुई फेक प्रोटीन की बात, लेकिन क्या हमारे शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन या विटामिन की जरूरत है? क्योंकि प्रोटीन पाउडर और विटामिन की इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ प्रोटीन पाउडर की ग्लोबल इंडस्ट्री करीब $14 बिलियन की है। प्रोटीन पाउडर एक प्रकार का प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। इन्हें विभिन्न खाद्य स्रोतों से तैयार किया जाता है, जैसे डेयरी, अंडे, सोया, मटर, चावल। लेकिन ये पाउडर खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन और खनिज। इसीलिए इसे सप्लीमेंट माना जाता है। लेकिन क्या सभी को प्रोटीन पाउडर की जरूरत है? आमतौर पर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं। ऐसा करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोग अपने आहार से ही पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ लोग जैसे एथलीट्स, बीमारी से उबर रहे लोग या जिनका आहार सीमित है, उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा जिनके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने की क्षमता नहीं है या जिनका एपेटाइट नहीं है, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन सभी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी नहीं है। बिना डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक प्रोटीन का सेवन हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अतिरिक्त प्रोटीन से सिर्फ अधिक कैलोरी मिलती है, जो शरीर में जमा हो सकती है। अत्यधिक प्रोटीन पेट की समस्याओं जैसे गैस, सूजन और दस्त का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें और अपने प्रोटीन सेवन को संतुलित रखें और भोजन से प्रोटीन प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह ही विटामिन लेने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान को सभी विटामिन और मिनरल्स फलों, सब्जियों, डेयरी प्रोडक्ट्स और अनाज से मिल जाते हैं। लेकिन कई बार शरीर को अतिरिक्त विटामिन की जरूरत होती है और ऐसे में जरूरी है कि खुद विटामिन की गोलियां लेने की जगह डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किशोर उम्र के बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने से उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। दरअसल कई रिसर्च में पता चला है कि भोजन में पाए जाने वाले विटामिन शरीर में गोलियों, पाउडर या लिक्विड के रूप में लिए जाने वाले विटामिन की तुलना में बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या अगर आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो उन समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन पाउडर या विटामिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्षल साल्वे, एडिशनल प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, न्यूट्रिशनिस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन भोसले, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हेल्थ सप्लीमेंट लेना हेल्थ के लिए ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा डॉक्टर हर्षल साल्वे जी, आप जरा बताइए कि पहले मैं प्रोटीन पाउडर से शुरुआत करता हूँ। इसका चलन बहुत तेज़ी से, खास करके जो लोग जिम जाते हैं वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है। क्या प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना ठीक है? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में मुझे अपनी बात रखने देने के लिए। प्रोटीन पाउडर का चलन क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले इसके पीछे बात जो है मार्केटिंग।
जिस तरह से हम आज के युग की बात करते हैं, सब कुछ मार्केटिंग डिसाइड करता है। क्या हम खाते हैं, क्या हम पहनते हैं, कहाँ हम रहते हैं, किस तरह की हमारी जीवन शैली है, ये मार्केटिंग डिसाइड करता है। दूसरी चीज़ जो अभी पिछले 3-4 वर्षों में पाई गई है, देखी गई है, जो लोगों का बिहेवियर निर्धारित करती है, वो है सोशल मीडिया। जो इन्फ्लुएंसर्स थ्रू वेरियस सोशल मीडिया हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूथ पर्टिकुलरली और बाकी भी एडल्ट और एल्डरली लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों के वजह से बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। भी प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं? हमने अगर हमारा डाइट देखें, इंडियन डाइट देखें, तो ज़्यादातर हमारा इंडियन डाइट जो है, ट्रेडिशनल डाइट जो है, जो ज़्यादातर लोग खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मेजर डाइट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम देखें जो रिकमेंडेशंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट की, उसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 to 15% प्रोटीन होना चाहिए, और रिमेनिंग हमारा फैट का सोर्स होना चाहिए। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट के बाद आती है। तो जैसा कि हमारा डाइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो प्रोटीन की मात्रा वैसे ही कम होती है। इसके वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा मार्केटिंग के ज़रिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बाकी वे पाउडर और प्रोटीन पाउडर को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ ये है, क्या हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? क्या हम प्रोटीन जो नेचुरल सोर्सेज से अवेलेबल है, क्या हम उसका बढ़ावा दे सकते हैं, उसको खा सकते हैं और उससे हमारा डिफिशियंसी कम कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। हमारे जो भी हमारा घर पे खाना बनता है, जो भी प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि मांसाहार हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गए, इसकी मात्रा का इसकी सेवन अगर हम अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोप्रिएट मात्रा में करें, तो हम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, 1 ग्राम पर केजी जो एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अच्छी तरीके से उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे कि कोई बीमारी हो, इम्यूनो डिफिशियंसी हो, बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो, इन चीज़ों में हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स हम देने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको एडवाइस देते हैं। सो कोई भी सप्लीमेंट हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हम लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट कम या ज़्यादा मात्रा में अभी नहीं तो आगे कभी भी हमारे शरीर पे देखा जा सकता है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया। अब डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूट्रिशन को ठीक तरीके से समझते हैं, जानते हैं। आप ज़रा बताइए कि न्यूट्रिशन का रोल, कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम की गोली खाते हैं, या आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन की गोली खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्या इसके बदले अगर नेचुरल जो सोर्स है प्रोटीन का, आयरन का, कैल्शियम का, उसके ज़रिए इसको कंपनसेट हम नहीं कर सकते हैं? क्या ये दवा, ये गोली लेना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ ना 2 चीज़ें हैं जाजी, कि एक तो प्रिवेंशन और एक क्योर। यानी कि हम लोग अक्सर एक लाइन सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर जो विटामिन की कमी आ चुकी है, उदाहरण के लिए अक्सर लोगों में आजकल विटामिन डी, विटामिन बी की कमी पाई जाती है। मैं अभी एक लास्ट प्रोग्राम पे भी था जिसमें विटामिन डी के ऊपर बात हुई। तो अक्सर लोगों में ना ये विटामिन्स की कमी मोस्टली देखी जा रही है, क्योंकि धूप वगैरह में लोग नहीं जाते, बाहर एक्सपोज़र नहीं है, पोल्यूशन की वजह से, खाने के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स ना जाने की वजह से। तो अगर जो किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, या फिर आप जो है ना फोर्टिफाइड फूड का जो है नियमित मात्रा में रूटीन में अपनी डाइट में जोड़ना ज़रूरी है। पर अगर जो आपको विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी ही नहीं है, तो खामखा में विटामिन डी या बी लेना ठीक नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उनके लिए टेस्ट है। उनके एक पर्टिकुलर एक निर्धारित रेंज है कि इतनी से इतनी सीमा के बीच में विटामिन डी होना चाहिए या विटामिन बी होना चाहिए। अगर जो उस सीमा से ज़्यादा जाता है या उस सीमा से कम होता है, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर गलत है। और अमूमन अपने ही मन से किसी ने सलाह दी, नहीं, ये जो आप कह रहे हैं सर, ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी बात है, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आए। आप कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर डेफिशिएंसी है तो उनके लिए लेना ठीक है। हाँ, लेकिन मैं इस पर ज़रा
मैं लेट मी कंप्लीट कि उसके लिए ना बकायदा टेस्ट है, विटामिन डी और बी का टेस्ट कराए जाते हैं। राइट। डॉक्टर्स मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके हाँ, हिसाब से विटामिन सजेस्ट किए जाए। ठीक बात है ये जो आप विटामिन कह की रहे वजह हैं। से अदर बीमारियां भी हो जाती हैं। राइट सर, राइट। तो ये बात जो कह रहे हैं, मैं इसी पर डॉक्टर हर्षल से थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जरा ये बताएं कि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी के अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन की, आयरन की या कैल्शियम की, क्या उस डेफिशिएंसी को हम नेचुरल सोर्स से नहीं ठीक कर सकते? उसके लिए दवा या पाउडर लेना ही ज़रूरी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। मैं एक एग्जांपल दूंगा जो हम अपने देश में कर रहे हैं। एनीमिया का एग्जांपल दूंगा, जो कि आयरन की डिफिशियंसी से ज़्यादातर देखा गया होता है। तो हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है, आयरन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। अभी बहुत सारे नाम बहुत चेंज हुआ है उसका। एनीमिया मुक्त भारत अभी उसका करंट नाम है। तो इस एनीमिया मुक्त भारत में हम हर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वो एनीमिक नहीं भी है तो भी उनको हम आयरन कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं। अगर एनीमिया है उसे तो हम उसको ज़्यादा डोज उसका बढ़ा के देते हैं। ये पूरे देश में प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो यहाँ जैसे कि मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ती है, प्रेगनेंसी में ज़रूरत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट देते हैं, तब देना ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों में जैसे अगर किसी को हम विटामिन डी की डिफिशियंसी की बात करें तो रिकेट्स एक बच्चों में काफ़ी देखा जाता है, विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से होने वाली बीमारी है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट दवाई के रूप में देना पड़ेगा, चाहे वो सैशे हो, चाहे वो गोली हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो। लेकिन इसमें एक राइडर ये है, इसमें एक चेतावनी या फिर एक गाइडलाइन ये हो रहेगी कि ये सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बताने के बाद देना चाहिए। हाँ। जब भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ये प्रेस्क्राइब करता है तब सप्लीमेंट लेना चाहिए। हम ये देखते हैं कि लोग ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, ले लेते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ, विटामिन ए ई ले लिया ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसा कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम एक रेगुलर स्टेपल दवाई की तरह लोग लेते हैं, कुछ भी हुआ तो बी कॉम्प्लेक्स खाना है। तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, ये सही चलन नहीं है। हमें कोई भी विटामिन, और मेरी डॉक्टर से भी ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि अगर ज़रूरत हो तभी तभी हम प्रॉपर तरीके से असेस करें, और तभी हम मल्टीविटामिन का या फिर मिनरल का रिक्वायरमेंट जांच करके उनको उसका सप्लीमेंट का प्रिस्क्रिप्शन करें। ये शो इसलिए हम उन डॉक्टर्स के लिए भी कर रहे हैं जो कई बार जल्दबाजी में लिख देते हैं कि हाँ आप इस तरह की दवा लें, तो उनके लिए भी ये शो है। अब मैं आता हूँ सचिन सर आपके पास। आप चूँकि ऑर्थोपेडिक हैं, आप जरा हमें ये बताइए, कई बार जब बोन की समस्या होती है तो कैल्शियम की दवा दी जाती है, कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कैल्शियम की दवा टेबलेट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा कारगर है, या फिर अगर उसका नेचुरल सोर्स के जरिए कैल्शियम की पूर्ति की जाए तो वो ठीक है? आपके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी, कैल्शियम और विटामिन डी हाथ में हाथ लेके चलते हैं। हमें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा डाइट अच्छा है, तो कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब कैल्शियम की गोली लेना पड़ता है। जैसे लेडीज आफ्टर मेनोपॉज के बाद में सब लेडीज को, या तो 60 इयर्स के बाद में सब आदमी लोगों को अगर कुछ डेफिशिएंसी हो, अगर ऑस्टियोपोरोसिस या प्रूवन फ्रैक्चर हो, तो फिर कैल्शियम की गोली लेने से फायदा होता है। फिर भी मैं सबको कैल्शियम की गोली नहीं देता हूँ। कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अपने पेट में से होता है विटामिन डी से। विटामिन डी कोई भी डाइट में अवेलेबल नहीं होता है, उसको हमें सिर्फ सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। जो लोगों को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है, जैसे ठंडे जगह पे रहते हैं, या तो बहुत सारा पोल्यूशन है, या दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, या तो पूरे कपड़े से बदन ढका रहता है, तो उनको भले कितना भी बोलो तो भी सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल सकता, और साथ साथ में कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए एडिशनल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। मेजॉरिटी ऐसे यंग लोग आते हैं मेरे पास जिनको इधर दर्द उधर दर्द, कभी थोड़ा सा गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है। उनको मैं बोलता हूँ हर साल आपको रोज की एक कैल्शियम की गोली और 60,000 यूनिट्स का विटामिन डी का जो गोली होता है वो हफ्ते का एक हर साल 2 महीने लेना है। मेजॉरिटी लोगों को जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं उनको मैं ये प्रिस्क्राइब करता हूँ।
इसके अलावा कैल्शियम रिक्वायरमेंट किसको रहता है? जिसको फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के लिए सर्जरी होती है तो प्लास्टर लगता है, तो थोड़ा सा फ्रैक्चर हीलिंग को हेल्प करने के लिए अब कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एडिशन देते हैं। अच्छा, नहीं फ्रैक्चर सर, डॉक्टर साहब ये आपने बढ़िया बताया, फ्रैक्चर के लिए ठीक है, क्रिटिकल नहीं, एक सेकंड सर, क्रिटिकल केस में ठीक है, मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, तो वहाँ तो ठीक है कि भाई जल्दी उसको हील करना है, कंपनसेट करना है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जो लंबे समय के लिए चाहते हैं कि मेरा बोन मजबूत रहे, कैल्शियम की दवा खा लेता हूँ, मतलब जिनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन वो सिर्फ हड्डी मजबूत करने के लिए या थोड़ी घुटने की दिक्कत है तो कैल्शियम की दवा। मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि उनके लिए क्या कैल्शियम की दवा ठीक है, या कैल्शियम की दवा की बजाय अगर वो अपनी डाइट में कैल्शियम शामिल कर लें खान पान में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? इसमें आप क्या कहेंगे? डाइट का कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है, और हड्डी में कैल्शियम जाने के लिए इन एडिशन टू गुड डाइट एंड गुड हेल्थ आपको लगता है, जिसको बोलते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। जब तक कि आप चलेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक कि आपकी हड्डी कैल्शियम के लिए भूखी नहीं रहेगी। अच्छा, पेट का कैल्शियम एब्सॉर्ब होकर हड्डी में नहीं जाएगा। हाँ, हमें पता होता है किसको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, जैसा मैंने बोला ओल्ड एज, पोस्ट मेनोपॉजल, क्रॉनिक डिसीज या किडनी डिसीज, जिसमें कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन फूड से, खाने से इनफ नहीं मिलता है तो गोली देना पड़ता है। पर नॉर्मल जो आदमी चलता फिरता है, कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए कोई कैल्शियम की गोली, कोई विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज करो, सनलाइट एक्सपोजर लो, अच्छा डाइट रखो, बैलेंस डाइट रखो, कोई गोली की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट लेना कितना सही है, कितना ज़रूरी है। हमारे साथ तीनों डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। अब डॉक्टर हर्षल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि अब प्रोटीन पाउडर की जैसे हमने बात की, अब मैं उन लोगों के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं कि प्रोटीन अच्छी तरह से बॉडी में हो, बॉडी बने, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्या उनके लिए लेना ठीक है या उनको अवॉइड करना चाहिए? ये बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल है जो आपने किया है, जिसको पर्टिकुलर सवाल कहते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मसल बिल्डिंग की तरह होती है। जो प्रोटीन शरीर में मसल बिल्डिंग का काम करता है, सेल बिल्डिंग का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो जो भी इस प्रोफेशन में है, स्पोर्ट्स में है, बॉडी बिल्डिंग में है, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा भी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करें? या तो नेचुरल सोर्सेस जो हमारे खान पान में प्रोटीन ही खाएं, उसे मांसाहार हो सकता है, अंडों का सेवन हो सकता है, जिसमें एनिमल प्रोटीन जिसकी बात करते हैं, जो ज्यादा, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी दो चीज मेरे ख्याल से देखना यहाँ जरूरी है, जो हम खाते हैं और उसमें से कितना एब्सॉर्ब होता है, शरीर में कितना जाता है। राइट। तो जो प्रोटीन की जब तक हम बात करते हैं, तब तक जो एनिमल प्रोटीन होती है वो ज्यादा मात्रा में एब्सॉर्ब होता है। तो जब भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है प्रोफेशनली, तो आपको या तो आप डाइट के मात्रा में, डाइट के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे मैंने कहा, फास्ट फूड का चलन है, फास्ट लाइफस्टाइल का चलन है, सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए। कितना लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट हो उसका ज्यादा कोई ध्यान रखता नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए हम ज्यादातर अभी देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में, कि प्रोटीन, वे प्रोटीन का, प्रोटीन पाउडर का डेली बेसिस पे सेवन करना शुरू है। अभी हम, जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्चर्स का माइंड सेट होता है कि किस तरीके के सप्लीमेंट का इम्पैक्ट किस तरह से शरीर पे हो रहा है। इसके लिए हमें कुछ साल लगते हैं इसको समझने के लिए। अभी हम ये नहीं बता सकते कि लॉन्ग टर्म प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म शरीर पे होगा। शॉर्ट टर्म पे मसल बिल्डिंग होता है और आपका स्पोर्ट्स में आपको फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कैसे इम्पैक्ट होगा, आप, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है ज्यादा साल तक। कुछ समय के लिए आप सस्टेन कर सकते हैं, तो विड्रॉ करने के बाद आपकी बॉडी, आपका शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, इस पे और अध्ययन करने की जरूरत है। ये हमें अभी पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका किडनी पे, रीनल सिस्टम पे, दो तीन यानी देयर एविडेंसेस, रिसर्च स्टडीज आर अवेलेबल है, जो ये कहती है कि एक्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट से रीनल सिस्टम, जो हमारी किडनी सिस्टम होती है, उस पे
प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है और उसके फंक्शन में डिअरेंजमेंट होने की संभावना है। हमने ये देखा है कि डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी प्रोटीन सप्लीमेंट से होते हैं, जैसे लोगों में स्किन में इम्पैक्ट होना, नोड्यूल होना, एक्नी होना और रीनल डैमेज भी कुछ-कुछ लोगों में देखा गया है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इस पे और रिसर्च और शोध करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जिसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, उसका अध्ययन कर सकें। जैसे नटशेल में जो भी नेचुरल आप जितना उसको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। मतलब एक लाइन में बात यह है कि नेचुरल सोर्स से जितना आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएँ वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मेडिसिन लेने का। लेकिन अब प्रत्येक भारद्वाज जी, मैं नोट कर रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि आप एकदम संक्षेप में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की एक प्रॉपर आप हमें डाइट बताएं, प्रॉपर थाली बताएं जिसमें सारे न्यूट्रिशन फुलफिल होते हों, और अगर लोग इसको फॉलो करें तो उनको शायद मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। मैं नोट कर रहा हूँ सर, आप बताइए ब्रेकफास्ट में प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना मैं चाहिए? आपको बताता हूँ। देखिए कि दूध को अपनी डाइट के अंदर जोड़ के रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। बजाय हमें वेस्टर्न टाइप की डाइट्स पे जाने के, हम लोग मिलेट्स नाश्ते में ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं। अगर जो हमें पराठा या रोटी खानी है तो हम लोग स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं दही के साथ। अगर जो कहीं भी लगता है कि पहले पास्ट में विटामिन्स की कमी रह चुकी है, तो हम लोग फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट के अंदर जोड़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे फोर्टिफाइड यानी कि विटामिन डी, बी, ए युक्त दूध और दही आजकल मिल रही है। सर मक्खन का सर सेवन भी एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट रोकना चाहूँगा, एक मिनट रोकना चाहूँगा सर। आपने अच्छा बताया, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ऐसी डाइट बताएं जो इजीली अवेलेबल हो, सबके लिए अवेलेबल हो, है ना। कई बार होता है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स उनके लोग भाग जाते हैं। वही डाइट बताऊंगा हाँ जो बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो। देखो, हाँ दालें सबके घर में अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल। अनाज सबके घर में अवेलेबल होता है। हाँ आमतौर पे अब सरकार मिलेट्स के ऊपर बड़ा बढ़ावा दे रही है, ठीक है। मिलेट्स भी सबके घर में अवेलेबल है। ओके। सब्जियां, फल, दोनों चीजें सब जगहों पे अवेलेबल है। तो अगर जो हम लोग नियमित तौर पे अपने इलाके में रहने वाला भी भोजन करते हैं ना, तो भी हमें विटामिन नहीं नहीं, वो हो गया सर। सर स्पेसिफिक, सर स्पेसिफिक बताइए। आपने ब्रेकफास्ट का बता दिया कि दूध, मिलेट्स, पोहा, रोटी, दही ले सकते हैं, ठीक है। लंच में क्या होना चाहिए? हाँ जी, हाँ दोपहर को थोड़े राइस, हाँ दाल, हाँ सब्जी, सलाद और हाँ कोई भी एक एवरेज फल दोपहर और रात के बीच में शाम को ले सकते हैं आप। ठीक है। सेम आप जब रात की बात आती है तो रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए। हाँ अगर जो आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 से 1.5 रोटी करिए। ठीक। चावल रात को मत लीजिए, दही रात को मत लीजिए। हाँ 1 कटोरी सब्जी लीजिए, कोई भी ऐसी चीज ना लीजिए जिसे पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत रात करे। में दूध लें, रात में दूध लेना चाहिए। आप कह रहे हैं दही नहीं, तो दूध लेना चाहिए, मिल्क। दूध सिर्फ नाश्ते में, दूध या दही को रात को सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूध दही दोनों रात को लो। पचाने में बच्चों को भी नहीं सर? बच्चों को लोग आमतौर पर रात में देते हैं दूध, बच्चों को भी नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बच्चों के लिए तो देखिए, बच्चों के लिए एक अलग डाइट की जरूरत है। तो बच्चों को रात में दूध देना चाहिए सर? क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ होनी है, वो ग्रोथ पे है। बच्चों को देना चाहिए दूध रात में? रात में भी बिल्कुल, बच्चों को रात को भी दूध देना चाहिए और हाँ नाश्ते में भी दूध देना चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये प्रॉपर डाइट हो गई, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब सचिन सर, आप जरा बताइए, हड्डी की बीमारी ना हो, मतलब बोन आपका दुरुस्त रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आपकी टिप्स क्या है सर? सर, जैसा हमने 2 चीज़ें डिस्कस किया, एक्सरसाइज, दैट इज वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जैसा ब्रिस्क वॉकिंग है, रैकेट स्पोर्ट्स है, रनिंग है, कोई भी टाइप के स्पोर्ट्स है, वो जब आप करोगे आपको भूख लगेगी, आपके पेट में प्रोटीन जाएगा, आपके पेट में कैल्शियम जाएगा, और आपको सनलाइट एक्सपोजर भी साथ साथ में है, तो आपका मसल मास, मतलब बॉडी का जो स्ट्रेंथ के लिए जो मसल्स बनते हैं वो, और हड्डी की मजबूती दोनों बने रहेंगे। ओके, जब हम हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। अगर हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन एक्सेसिव लेना चाहिए। लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारी किडनी और हमारा सिस्टम भी स्ट्रांग और तगड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन खाए, जैसे जिम में बच्चे जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ कुछ शेक वगैरह लेते हैं, और उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। तो अपने बॉडी को समझना ज़रूरी है। आप अपना मॉडरेट एक्सरसाइज करो, किसी भी एज में, यंग एज में, मिडिल एज में, लेट एज में, मॉडरेट एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन,
और आपको भूख लगेगी, आपको बैलेंस प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी का डाइट रहे और बाकी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स रहते हैं, जैसा मैग्नीशियम हो गया, वो एक मिनरल है, वो भी अपने डाइट के साथ साथ में मिल जाता है। विटामिन बी12 जो होता है वो नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है अपने को, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रहते हैं वो लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन भोसले आपका, प्रत्यक्ष भारद्वाज आपका और डॉक्टर हर्षल साल्वे जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को ये बताने के लिए कि हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूरी है या उसके बदले कुछ और उपाय हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।